नेक्स्ट टॉपिक इज बोर्स एटॉमिक मॉडल। सबसे पहले, जैसा कि मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था कि एटम के बारे में डाल्टन ने बताया था, और उसके बाद अलग अलग मॉडल्स दिए गए, जैसे थॉमसन मॉडल दिया गया, उसमें कुछ कमियां थी, लिमिटेशंस थी उसके बाद नेक्स्ट रदरफोर्ड ने मॉडल दिया। सिमिलरली रदरफोर्ड के मॉडल्स में कुछ लिमिटेशंस थी, उसके बाद बोर्स ने एटॉमिक मॉडल दिया। तो बोर्स का जो एटॉमिक मॉडल है वो काफ़ी पॉपुलर रहा। बोर्स एटॉमिक मॉडल क्या है? बोर्स कहता है कि जो न्यूक्लियस है वो एटम के बीच में होती है और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ शेल में चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है। इससे पहले जो रदरफोर्ड का मॉडल था, रदरफोर्ड का मॉडल काफ़ी सक्सेसफुल था, लेकिन उसमें जो कमी ये थी कि जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है तो उस केस में जो एनर्जी चेंज हो रहा है उसको रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए बोर्स ने अपना मॉडल दिया। बोर्स मॉडल के कुछ पॉस्टुलेट्स, जो इम्पोर्टेंट पॉस्टुलेट्स हैं उनके बारे में यहाँ पर अपन डिस्कस करते हैं। नंबर 1 जो पॉस्टुलेट्स या फर्स्ट पॉस्टुलेट क्या है उसका, बोर्स कहता है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ डेफिनेट एनर्जीज विच आर टर्म्ड एज स्टेशनरी एनर्जी लेवल और शेल। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ जिन गोलाकार कक्ष में चक्कर लगाता है, जिसकी की एनर्जी फिक्स रहती है, स्टेशनरी रहती है, मींस फिक्स रहती है, उन एनर्जी लेवल को हम क्या बोलते हैं? शेल, या हम क्या बोलेंगे उसको? ऑर्बिट। क्लियर? सेकेंड, द स्टेशनरी एनर्जी लेवल आर इंडिकेटेड बाय n इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड लेटर k l m n। जैसा कि आप जानते हैं n इक्वल टू 1, 2, 3, 4, n किसको डिनोट करता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके बारे में बताती है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताती है शेल के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में प्रेजेंट है। स्टार्टिंग के अंदर क्योंकि कोई भी सब शेल और ऑर्बिटल के बारे में, हाँ, बोर्स मॉडल के टाइम पर कोई भी जानकारी नहीं थी। एक्चुअली जो ऑर्बिटल जो वर्ड है या सब शेल, ये किसके बाद इंट्रोड्यूस हुए? प्लैंक्स थ्योरी और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बाद। तो बोर्स ने क्या कहा था कि जो स्टेशनरी एनर्जी लेवल है, बार बार इन्होंने स्टेशनरी वर्ड यूज़ किया है, इसका मतलब हर लेवल की एनर्जी फिक्स है। के की फिक्स है, एल की फिक्स है, एम की फिक्स है, एन की फिक्स है। तो के जो एनर्जी लेवल है उसको इंडिकेट किया है 1 से, एल को किया है 2 से, एम को किया है 3 से और एन को किया है 4 से। क्लियर? तो सेकंड पोस्टुलेट्स या सेकंड जो पॉइंट है बोर्स का, वो क्या कह रहा है कि दीज स्टेशनरी एनर्जी लेवल आर इंडिकेटेड बाय n इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड लेटर k l m n। तो बोर्स कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर शेल या ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, जिसको KLMN बोला है, एंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फाउंड टू बी क्वांटाइज्ड। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सारे के सारे शेल या ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है। इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता है जिसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है, यानी एंगुलर मोमेंटम MBR किसके बराबर होता है? NH/2π। सो ओनली those orbital या those orbit are permitted whose angular momentum is equal to MBR equal to NH/2π। तो हम कह सकते हैं कि सारे के सारे कोश या सारे के सारे जो कक्ष हैं या सारे के सारे शेल है वो अलाउड नहीं है, सभी के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं रहते हैं, सिर्फ उन्हीं के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम MBR किसके बराबर होता है? NH/2π। यहाँ पर आप देख सकते हैं n इक्वल टू 1, 2, 3 है। 1, 2, 3 यानी कि n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? KLMN को रिप्रेजेंट कर रहा है। h प्लैंक कांस्टेंट है, अगेन हुज वैल्यू 6.023 into 10⁻23। m is the mass of electron, v is the velocity of electron, r is the radius of orbit and pi is again constant। तो इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में प्रेजेंट हो सकते हैं, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। थर्ड पॉइंट या थर्ड पोस्टुलेट क्या कहता है? only those orbit are permitted whose angular momentum is equal to MBR equal to NH/2π। क्लियर? मीन्स सभी ऑर्बिट के अंदर, सभी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं रहेंगे, सिर्फ उन्हीं के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे जिनका एंगुलर मोमेंटम MBR किसके बराबर होगा? NH/2π के बराबर। नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या बोलता है कि द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स रिवोल्यूशन इन अ पर्टिकुलर एनर्जी शेल। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स रहती है, कांस्टेंट रहती है, स्थिर रहती है जब वो इलेक्ट्रॉन अपने कक्ष में घूमता है। जो रदरफोर्ड का जो क्वेश्चन था, रदरफोर्ड के मॉडल
जो जिस पॉइंट पर फेल हुआ वो पॉइंट यही था कि एनर्जी चेंज कैसे होगा। अगर कोई चार्ज बॉडी रिवॉल्व करती है तो धीरे धीरे वो क्या करेगी, एनर्जी एमिट करेगी, और इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता हुआ धीरे धीरे न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा और एटम अनस्टेबल होगा। सो दिस क्वेश्चन इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय दिस limitation is not explained by Rutherford model and this is explained by Bose model। तो ये जो पॉइंट था इसको Rutherford मॉडल जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर सका, इसके लिए Bose postulates जो है वो डेवलप किया गया। दोबारा सुने इसको, लिसन वंस अगेन। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स रिवोल्यूशन इन अ पर्टिकुलर एनर्जी शेल। इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो फिक्स रहती है जब इलेक्ट्रॉन अपने कक्ष में घूमता है। इसका मतलब क्या हुआ, आप देखिए ये एटम का मॉडल बनाने की कोशिश की है। ये पर्टिकुलर पॉइंट डिनोट कर रहा है न्यूक्लियस। पहला जो n इक्वल टू 1 है ये के शेल है, सेकंड n इक्वल टू 2 एल है, थर्ड जो है वो n इक्वल टू 3 एम शेल है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, द एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड बाय द इलेक्ट्रॉन ओनली व्हेन इट जंप फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर। एनर्जी रिलीज होती है, आप देख सकते हैं स्पेक्ट्रम में क्या है, आप देख सकते हैं बोस मॉडल में हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम जो है उसमें सीरीज, बामर, पार्शियन, लाइमनी सीरीज कैसे आती हैं, इलेक्ट्रॉन के एक शेल से दूसरे शेल में जंप की वजह से। तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है एटम और एमिटेड भी करता है, लेकिन कब करेगा, जब इलेक्ट्रॉन अपने शेल को छोड़ के नेक्स्ट अपने हायर से जाएगा, उस केस में एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और अपने हायर शेल से लोअर में आएगा, उस केस में एनर्जी एमिट करेगा। तो नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या कहता है, द एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड बाय द इलेक्ट्रॉन्स ओनली व्हेन इट जंप फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर। मीन्स अगर अपने ऑर्बिट में घूम रहा है, अपने कक्ष में घूम रहा है, उस केस में किसी भी तरह का एनर्जी का लॉस नहीं करेगा। एनर्जी का लॉस कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन अपने शेल या अपने कक्ष को चेंज करता है। जब अपने अपर लेवल पर जाएगा उस केस में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, और लोअर लेवल पर आएगा उस केस में एनर्जी का एमिशन होगा। तो जो एनर्जी गैप है, अभी हम पढ़ चुके हैं प्लैंक क्वांटम थ्योरी के अंदर कि एनर्जी क्या होती है, क्वांटाइज्ड रहती है। तो कहीं भी चेंज हो रहा है, इवन माइन्यूट लेवल पर या माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, वहाँ पर एनर्जी चेंज हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल में जा रहा है या आ रहा है, उस केस में भी एनर्जी चेंज हो रहा है, और उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, E2 माइनस E1 इक्वल टू डेल्टा ई। सो दिस डिफरेंस इज गिवन एज डेल्टा ई इक्वल टू एच न्यू। डेल्टा ई क्या है, इट इज चेंज इन एनर्जी। किसकी एनर्जी, जब इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल में जंप कर रहा है, उस केस में एनर्जी क्या है। सो दिस इज इंडिकेटेड बाय E2 माइनस E1 इक्वल टू डेल्टा ई, दिस इक्वल टू एच न्यू। So according to Planck's quantum theory, the energy is absorbed or emitted in terms of radiation. एनर्जी का एब्जॉर्प्शन और इमिशन किस टर्म्स में हो रहा है, रेडिएशन के टर्म्स में हो रहा है। इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप कर रहा है, इलेक्ट्रॉन अपने एक शेल से इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में जंप कर रहा है। उस केस में कब एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, कब एनर्जी एमिट हो रही है, डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन अपने अपर लेवल में जंप कर रहा है या लोअर लेवल में जंप कर रहा है। सो दीज आर द मेन और इम्पोर्टेंट पोस्टुलेट्स ऑफ बोस एटॉमिक मॉडल। ये आपको आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ ही गए होंगे। नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस ऑफ बोस एटॉमिक मॉडल। बोस एटॉमिक मॉडल का क्या महत्व है, बोस एटॉमिक मॉडल का क्या सिग्निफिकेंस है। तो आप देख सकते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ सम सब्सटेंस कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ बोस एटॉमिक मॉडल। तो बोस का जो मॉडल है वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन करने के लिए। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा में क्या था कि जब इलेक्ट्रॉन अपने n इक्वल टू 1 से 2, 3, 4, 5 में जाता है, तो उस केस में एनर्जी क्या होगा, एब्जॉर्व करेगा। एनर्जी एब्जॉर्व करने के बाद इलेक्ट्रॉन अपनी एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएगा। इलेक्ट्रॉन अपनी एक्साइटेड स्टेट के अंदर बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, तो जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है, उस केस में क्या करते हैं, एनर्जी जो उसने एब्जॉर्व की है उसको एमिट करता है, और वो आपको फोटोग्राफिक प्लेट पर एक स्पेक्ट्रम की फॉर्म में दिखाई देती है। तो इस तरह से हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रा था उसमें 4 सीरीज, लाइमन, बामर, पार्शियन, ब्रैकेट और नेक्स्ट फंड सीरीज के बारे में बात की थी, क्योंकि जो 5 लाइन थी उनको रिकॉग्नाइज किया गया, और ये पता लगाया गया कि किस तरह से ये जो लाइन है कौन से पर्टिकुलर एनर्जी शेल से इलेक्ट्रॉन के अपर लेवल में जंप करने की वजह से, फिर अपर से वापस लोअर लेवल में जंप करने की वजह से रेडिएशन का इमिशन हो रहा है। तो एनर्जी ऑफ डिफरेंट शेल कैन बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जो बोस मॉडल है काफ़ी सक्सेसफुल रहा, यहाँ तक इलेक्ट्रॉन को एज ए पार्टिकल माना था। यहाँ पर कहीं भी इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर नहीं आ रहा है। तो थॉमसन के बाद आया था बोर्स, और थॉमसन, रदरफोर्ड,
एंड बोर्स एटॉमिक मॉडल, यहाँ तक इलेक्ट्रॉन को हमने पूरी तरह से पार्टिकल माना है, यहाँ पे कहीं भी वेव के बारे में हमने बात नहीं की, आप देख सकते हैं। तो एनर्जी ऑफ डिफरेंट शेल कैन बी गिवन बाय, different shell is given by the formula E equal to minus 13.6 into Z square upon N square, EV is the electron volt। एनर्जी आप इस तरह से n की वैल्यू रखेंगे, n इक्वल टू 1, तो आप k की निकाल सकते हैं। z क्या एटॉमिक मास है, जो न्यूक्लियस का मास बताता है। तो एनर्जी आप विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला यू कैन कैलकुलेट एनर्जी ऑफ एनी पर्टिकुलर लेवल, k है या l है, l की एनर्जी क्या है, m की क्या है। आप n इक्वल टू 1 रखेंगे तो एनर्जी किसकी आ जाएगी, k की आ जाएगी। n इक्वल टू 2 रखोगे तो एनर्जी l की आ जाएगी। n इक्वल टू 3 रखोगे तो एनर्जी m की आ जाएगी। So by using this formula E equal to minus 13.6 into Z square upon N square, हम किसी भी शैल या किसी भी कक्ष की ऊर्जा है उसकी गणना कर सकते हैं, उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। एंड यूनिट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिमिलरली रेडियस ऑफ एनर्जी लेवल कैन बी गिवन बाय दिस फार्मूला। तो बोर्स मॉडल था वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा, क्योंकि आप उससे एनर्जी भी निकाल सकते हैं शैल की और रेडियस भी दे सकते हैं। Radius of energy level can be given by the formula Rn equal to 0.529 into n square upon Z angstrom। इसकी यूनिट क्या एमस्ट्रॉन्ग में है, एमस्ट्रॉन्ग इक्वल टू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर होता है। तो रेडियस को हम किस में मेजर कर रहे हैं, यहाँ पर एमस्ट्रॉन्ग में मेजर कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए 0.529 इंटू एन स्क्वायर। अगेन एन क्या है, यहाँ पे एन क्या बता रहा है शेल के बारे में। सेम अगर n इक्वल टू 1 है तो k होगा, n इक्वल टू 2 है तो l होगा। इस तरह से हम पर्टिकुलर शेल जिसकी हमें रेडियस कैलकुलेट करनी है n की वैल्यू रख के, और किस एटम के बारे में, हम किस एटम की रेडियस कैलकुलेट कर रहे हैं वो z की वैल्यू पुट करके हम आराम से रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रेडियस किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, एटॉमिक साइज के ऊपर डिपेंड कर रही है, न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रही है, और नंबर ऑफ शेल, कौन सा शेल है, के है, एल है या एम है या एन है, हमें किसकी रेडियस निकालनी है इसके ऊपर भी रेडियस डिपेंड करे। यानी के की रेडियस डिफरेंट होगी, एल की रेडियस अलग होगी, एन की रेडियस अलग होगी। सो इट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। आप एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, रेडियस ऑफ एनर्जी लेवल कैलकुलेट कर सकते हैं, वेलोसिटी भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट, लिमिटेशन ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स एटॉमिक मॉडल में क्या कमियां थी, क्योंकि बोर्स एटॉमिक मॉडल के बाद ही क्वांटम मैकेनिकल मॉडल दिया गया, और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है वो किसके ऊपर बेस्ड है, दो पोस्टुलेट्स के ऊपर बेस्ड है, मैंने बताया था पहले। कौन कौन से हैं वो, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो बोर्स क्या कह रहे हैं, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल, क्या क्या कमियां थी बोर्स एटॉमिक मॉडल के अंदर। देखो आप, बोर्स एटॉमिक मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम के बारे में या एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ये एप्लीकेबल है बोर्स एटॉमिक मॉडल। यानी एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए हम एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं, वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं और स्पेक्ट्रम एक्सपेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर एक से इलेक्ट्रॉन वाले एटम के हम बारे में बात करते हैं तो उस केस में बोर्स एटॉमिक मॉडल से सक्सेसफुल रिजल्ट नहीं आते। अब वन इलेक्ट्रॉन एटम कौन सा होगा, हाइड्रोजन तो है ही, हाइड्रोजन के साथ साथ जो H2+ है, हीलियम प्लस है, उसकी हम जो है बोर्स एटॉमिक मॉडल के बेसिस पर जो जो दिया है एनर्जी, रेडिएशन, वेलोसिटी, स्पेक्ट्रा, वो सब कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप देखिए वन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कौन सा है, हाइड्रोजन तो है, हाइड्रोजन के साथ साथ H2+, He+, ये सारे के सारे सिस्टम कौन से क्या कहलाते हैं, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। यानी कि सिस्टम जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, ऐसा सिस्टम, इसको हम क्या बोलेंगे, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। दूसरा है ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट कंसिडर्ड इन दिस मॉडल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ड्यूअल नेचर के हम बारे में हम बात करते हैं। ड्यूअल नेचर क्या बताता है, ड्यूअल नेचर बताता है कि कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है, इसका वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि बोर्स तक किसी भी तरह का कोई भी वेव रेडिएशन के बारे में बात नहीं हुई थी, यहाँ तक इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से पार्टिकल माना था। इसलिए ये जो मॉडल है ड्यूअल नेचर के बारे में कोई बात नहीं करता। सो दिस ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट कंसिडर्ड इन दिस मॉडल। तीसरी लिमिटेशन क्या है, दिस मॉडल इज नॉट अकॉर्डिंग्स विद हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जैसा कि मैंने बताया था कि हाइजेनबर्ग जो है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल
इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो या न्यूट्रॉन हो, कोई बहुत छोटा जो सूक्ष्म पार्टिकल है, उसके लिए आप वेलोसिटी और पोजीशन एक साथ नहीं निकाल सकते, जैसा कि बोस मॉडल में बताया। बोस क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन ये रहा, इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर पाथ में चक्कर लगा रहा है, वो पाथ गोल है, एक सर्कल जैसा है, उसकी एनर्जी ये है, इसकी वेलोसिटी ये है, इसकी रेडियस ये है। तो हाइजेनबर्ग कहता है कि हम इस तरह से हम किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए यह नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन इस पर्टिकुलर पोजीशन में प्रेजेंट है। So this model is not accordance with Heisenberg uncertainty principle. Heisenberg कहता है अगर आप पोजीशन फाइंड आउट कर रहे हो तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की, अगर आप वेलोसिटी फाइंड आउट कर रहे हो तो पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर पर हम दोनों चीज़ों के बारे में एक साथ हम सही कैलकुलेशन नहीं कर सकते। सो दिस पॉइंट, ये बहुत अच्छा पॉइंट था बोस मॉडल का, बोस मॉडल के लिमिटेशन के लिए। नेक्स्ट है, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन। जब स्पेक्ट्रा, जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा जो मैंने बताया था अभी, लाइमन बामर पाशन ब्रैकेट फंड, यानी 5 लाइनें आई जिसको हमने रिकॉग्नाइज किया कि लाइन कैसे कैसे आ रही है। जब अपर लेवल से 1 में इलेक्ट्रॉन आ रहा है या 2 में आ रहा है, 3 में आ रहा है, 4 में आ रहा है, तो इस केस में ये लाइन जो मिल रही हैं हमने उनको अलग अलग नाम से आइडेंटिफाई किया। जब हम इन लाइन को इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये लाइन क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। स्प्लिट का मतलब एक से ज़्यादा लाइनें दिखाई देने लग जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इसको बोस मॉडल ने एक्सप्लेन नहीं किया। सो इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन, दिस इज कॉल्ड स्टार्क इफेक्ट। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में आप रखेंगे लाइंस को, एटम को रखेंगे और इसका स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व करेंगे तो स्पेक्ट्रम में के अंदर बहुत सारी लाइन प्रेजेंट होंगी। ऐसा क्यों होता है, दिस इज नॉट एक्सप्लेन बाय बोस मॉडल। इसी तरह से स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रम इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कैन ऑल्सो कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय बोस एटॉमिक मॉडल। जैसा कि अभी देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने रखा एटम को और इसका स्पेक्ट्रम लिया तो स्पेक्ट्रम एक से ज़्यादा लाइन के अंदर स्प्लिट हो रहा है। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्पेक्ट्रा एक से ज़्यादा लाइन के अंदर स्प्लिट हो रहा है। तो दिस इज कॉल्ड जीमान इफेक्ट। दिस इलेक्ट्रिक दिस स्टार्क इफेक्ट एंड जीमान इफेक्ट दोनों ही को बोस एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर सका कि ये क्यों आ रहे हैं। तो ये हैं, दीज आर द इम्पोर्टेंट लिमिटेशन ऑफ बोस एटॉमिक मॉडल। तो आप देख सकते हैं बोस एटॉमिक मॉडल हालांकि काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन कर रहा है, बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन किस तरह से रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में काफ़ी सारा स्पेस है। एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था बोस एटॉमिक मॉडल का कि जो सारे के सारे शेल हैं वो उन सब में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं रहता, इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं के अंदर प्रेजेंट रहता है जिसका एंगुलर मोमेंटम एम्पियर इक्वल टू NH/2 है। थर्ड पोस्टुलेट जो था इसका कि एनर्जी, अगर पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी एनर्जी लेवल यानी अपने ऑर्बिट के अंदर घूम रहा है तो उस केस में किसी भी तरह का कोई एनर्जी लॉस नहीं कर रहा। एनर्जी का चेंज कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन अपने शेल या अपने कक्ष को छोड़ता है। ऑन द बेसिस ऑफ बोस एटॉमिक मॉडल काफ़ी अच्छी कैलकुलेशंस हुई हैं। आप वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन की, रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं शेल की, और एनर्जी of particular electron in a particular shell, this can be calculated with the help of Bose atomic model। सबसे पहले स्पेक्ट्रम कैसे आता है, क्या रीज़न हो सकता है स्पेक्ट्रम का, इसके बारे में भी बोस ने बताया था। और स्टेबिलिटी ऑफ एटम, जैसा कि मैंने बताया था कि मेन जो लिमिटेशन रदरफोर्ड मॉडल की ये थी कि वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सका, लेकिन बोस एटॉमिक मॉडल ने स्टेबिलिटी ऑफ एटम को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, क्योंकि उसने बताया कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी का इमिशन करता ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन एनर्जी का इमिशन उस केस में ही करेगा जब आप पर्टिकुलर एटम को डिस्टर्ब करोगे मीन्स कैसे, आप उसको हीटअप करोगे, उसकी एनर्जी को रेज करोगे, उसी केस के अंदर इलेक्ट्रॉन अपने शेल को छोड़ के नेक्स्ट अपर शेल में जाएगा। और क्योंकि अनस्टेबल सिचुएशन में रहता है, जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्साइटेड स्टेट से वापस लोअर स्टेट में आएगा, और लोअर स्टेट में आएगा उस केस में जो एक्स्ट्रा एनर्जी उसने ली थी उसको रिलीज कर देगा। तो ये जो फिनोमिना है ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता है। काफ़ी सारे पॉइंट्स थे बोस एटॉमिक मॉडल में, हमें बहुत सारे एडवांटेज थे बोस एटॉमिक मॉडल के, लेकिन क्योंकि इसने ड्वेल नेचर को इंक्लूड नहीं किया था, ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन, जिसमें बताया था कि इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। तो ये जो दोनों बातें हैं, ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन
ये बाद में डी ब्रोगली ने एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया, इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे, जिसको बोलेंगे डी ब्रोगली रिलेशन। डी ब्रोगली रिलेशन के अंदर दोनों को दोनों मींस वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों को एक साथ कंबाइंड किया और एक इक्वेशन दी जिसको हम बोलेंगे डी ब्रोगली इक्वेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। क्या इसके पोस्टुलेट्स हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल के, एंड व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। और इसके आगे जो मॉडल बना जिसको हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल कह रहे हैं, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के जो मेन पॉइंट्स थे, कौन से, प्लैंक्स थ्योरी और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, दोनों की दोनों किसको, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स को सपोर्ट करते हैं। तो नेक्स्ट इसके बाद जो टॉपिक होगा वो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर।